चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं एक और भव्य और दिव्य मंदिर से। अब तक आपने ओंकारेश्वर के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर जिस द्वीप पर मंदिर स्थित है वे ओम के आकार में दिखाई पड़ता है, लेकिन अब एक ऐसा मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है जो ओम आकार में बना है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है। जल्दी ही इसका लोकार्पण होने वाला है। ये किसी किताब में लिखा गया ओम नहीं, राजस्थान की धरती पर खड़ा किया शिव मंदिर है। दिव्यता भव्यता की जीती जागती मिसाल है। ये दुनिया का पहला ओम आकार का शिव मंदिर है। पाली शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर जाडन में लगभग तैयार हो चुकी ये विशाल इमारत कोई मामूली इमारत नहीं है। ओम आकार के शिव मंदिर की दिव्यता और भव्यता देख ही आंखें चमक उठेंगी। करीब 250 एकड़ में फैले इस शिव मंदिर को करीब 30 वर्षों की अथक मेहनत के बाद अस्तित्व में लाया गया। लोगों को सनातन संस्कृति और योग से जोड़ने के लिए तीर्थ प्रणेता श्री अलगपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने इस मंदिर को मूर्त रूप देते हुए ओम आश्रम का नाम दिया। ओम आश्रम इसका नाम रखा है कि ओम आश्रम के सारे विश्व के अंदर में ये एक ऐसा ही होगा जो आप अपने यहाँ से ये ओम के आश्रम में आ जाएगा। लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में फैले इस योग मंदिर की खासियतों की एक लंबी फेहरिस्त है। 4 मंजिला इस योग मंदिर में प्रमुख रूप से यज्ञ वेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल है। यही नहीं, यहाँ स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन भी है। इस मंदिर में जैसे जैसे आप प्रवेश करेंगे मंदिर की भव्यता आंखों में समाती चली जाएगी। मंदिर जितना विशाल है उतनी ही इसकी नक्काशी भी सजीव है। मंदिर के वास्तु और दूसरे डिजाइनों पर नजर डालें तो पूरी इमारत में नागर शैली का स्थापत्य है। वास्तुकला भी उत्तर भारतीय है। वहीं अग्रभाग में 108 कुर्सी की क्षमता वाला भव्य सभागार है। मंदिर की पहली मंजिल भूगर्भ में 108 नक्काशीदार कमरे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव की 1008 प्रतिमाएं हैं। मंदिर के मध्य तल में ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की समाधि है, जिस पर सप्तऋषि की मूर्ति स्थापित है। समाधि भवन में 24 अवतारों की चित्रकारी है। मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित होगा। चौथी मंजिल में ब्रह्मांड की कल्पना का साकार रूप होगा। ओम मंदिर के चंद्र बिंदु को 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ का रूप दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 42 मीटर है। इस कीर्ति स्तंभ में 12 मंदिर और 2.5 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी बनी हुई है। उस टंकी के ऊपर सूर्य मंदिर स्थापित होगा और इस सूर्य मंदिर पर 8 चक्र भी होंगे। खास बात यह है कि आश्रम के निर्माण में धौलपुर का बंसी पहाड़ का पत्थर काम में लिया गया है। ओम आश्रम नाम का ये मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में अहम है, बल्कि ये हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ओम मंदिर के अर्धचंद्र को पानी की झील के रूप में दर्शाया जाएगा, जो शीतलता का प्रतीक है। इस संपूर्ण मंदिर में 2000 स्तंभ हैं, जो शिल्पकला से अलंकृत हैं। शिव मंदिर में 200 स्तंभ हैं, जिन पर अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर परिसर में कुल 108 कक्ष हैं। मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है। कुल मिलाकर भारत को ओम आश्रम के रूप में एक और विराट मंदिर मिलने जा रहा है, जहां शिव भक्तों को लाल पत्थरों वाले इस मंदिर में भोले बाबा के 1008 स्वरूपों के दर्शन होंगे। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजस्थान के पाली में बने इस भव्य और दिव्य मंदिर का सपना आज से करीब 40 साल पहले देखा गया था, जो अब साकार हो चुका है। जी हाँ, आखिर क्या था वो सपना और कैसे इस ओम आकार के मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ओम, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी मुमकिन नहीं। ओम, जिसकी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा निकलती रहती है। 3 अक्षरों से मिलकर बना है ओम, जिसका मतलब है उत्पन्न होना। और इस पृथ्वी पर एक ऐसा ही मंदिर अब उत्पन्न हुआ है, जिसका सपना लगभग 40 साल पहले देखा गया था।
ओम का निराकार स्वरूप धरती पर राजस्थान में साकार हुआ है। राजस्थान के पाली शहर से 20 किलोमीटर दूर जाडन में दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर बनकर तैयार है। करीब आधा किलोमीटर के दायरे में फैले ओम की आकृति के इस शिव मंदिर का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ। प्राण, विया, ज्ञान आदि आदि के साथ में एक उस परब्रह्म परमात्मा के लिए, उस सारे विश्व के लिए, केवल भारत के लिए ही नहीं, तो ये करके इतना जमीन इतनी मुझे चाहिए थी, जमीन भी मिल गई है, वो भी हुआ है और अब यहाँ ओम आश्रम हो गया है। लोगों को सनातन संस्कृति और योग से जोड़ने के लिए श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने इस अलौकिक और अद्भुत मंदिर को मूर्त रूप दिया है। मंदिर जितना अलौकिक है, उतनी ही अद्भुत इसके बनने की कहानी भी है। महेश्वरानंद महाराज ने ओम आकार वाले भव्य और दिव्य मंदिर का सपना देखा था। आज वो सपना हकीकत में तब्दील हो रहा है, क्योंकि ओम आकार का ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को और भी मजबूत करने के लिए तैयार है। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले राम मंदिर और अब ये ओम आकार का नया मंदिर। मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि देश में धार्मिक स्थलों के कायाकल्प का दौर जारी है। ऐसा लगता है जैसे सनातन का स्वर्ण काल चल रहा है। जी हाँ, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। अबुधाबी में बने इस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। आने वाले समय में तीर्थाटन इकोनॉमी का विकसित भारत बनाने में बड़ा योगदान होगा, क्योंकि राम मंदिर के अलावा भी देश के कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। यूं कहें कि ये वक्त सनातन का स्वर्ण काल है तो शायद गलत नहीं होगा। काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। 2021 में काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले धार्मिक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पहुँचते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ सुख सुविधाओं का विकास होने के बाद पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ है। उज्जैन में महाकाल लोक भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं से लेकर पर्यटकों तक की संख्या में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस दिव्य लोक को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। पिछले 2-3 साल में ही काशी, सोमनाथ से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक बन चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब वाराणसी की ही तरह असम में मां कामाख्या कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। राज्य सरकारों का फोकस मंदिरों और धार्मिक कॉरिडोर पर है। अभी हाल ही में ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम या फिर ओमकारेश्वर, सबका कायाकल्प सनातन के स्वर्ण काल की झलक ही है। देश के कई राज्यों में मंदिर कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इससे पर्यटन के साथ साथ
रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सनातन संस्कृति का दर्शन हो रहा है। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में प्राचीन हिंदू शैली में बड़ा और भव्य मंदिर बनकर तैयार है। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। यही नहीं, विदेश में रहने वाले सनातनी भी अपनी जड़ों से गहरे रूप से जुड़े हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल है ऑस्ट्रेलिया की संसद, जहां भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कुदरत अपना आशीर्वाद लुटाती है, तब जाकर ऐसे सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। जी हाँ, तभी तो वहां के पहाड़ों की रंगत निखर आई है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज के बाद अब इन पहाड़ों पर और ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद है। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर पेड़ पौधे तक सब कुदरत के करिश्मे से ढके हुए हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के डलहौजी का कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा है। आलम यह है कि होटल में सैलानियों की बालकनी तक में बर्फ दस्तक दे चुकी है। अब जरा इस होटल को देखिए, यहाँ सजावट के लिए लगाए गए गुलदस्तों पर बर्फ उगाई है। इसी तरह सजावट के लिए बनाया गया फव्वारा भी सफेद हो चुका है। बढ़िया स्नोफॉल डलहौजी में तकरीबन 7 इंच के करीब और उसके आसपास डैनकुंड लक्कड़बंडी में 1.5 फुट के करीब हुई है। तो टूरिस्टों का डेफिनेटली आना जो है अब सुनिश्चित है, बिकॉज डलहौजी वैसे भी वेरी वेल कनेक्टेड है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, अमृतसर एयरपोर्ट का है, जम्मू एयरपोर्ट का सवाल है, तो डलहौजी की कनेक्टिविटी और रोड जो है बिल्कुल खुले हैं और हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि वो भी आएँ और स्नो का लुत्फ उठाएं और डलहौजी की वादियों को दिखाएं। डलहौजी की जो ग्रीन और ये वाइट कॉम्बिनेशन है, ये पूरे इंडिया में बहुत कम है। बर्फबारी के बाद पेड़ों और पत्थरों पर एक नया डिजाइन बन गया है और तो और सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की सफेद मोटी परत चढ़ गई है, जिसने इस हिल स्टेशन की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं उत्तराखंड का बागेश्वर भी बर्फोत्सव से सराबोर है। वहां जरा जरा सी दूरी पर पर्यटक बर्फ में मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। इसी तरह रोहतांग में अटल टनल के पास भी सफेदी बिछी हुई है। वहां कई फीट तक गिर चुकी बर्फ ने सब कुछ ढक दिया है। वहां हालात ये है कि किधर सड़क है और कहां जमीन, अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वहां बर्फ को हटाने वाली मशीनें काम पर लगी हुई हैं, जो सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए किनारों की तरफ फेंक देती है। प्रशासन की कोशिश है कि बर्फबारी से बंद किसी भी सड़क को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, ताकि पर्यटकों की मौज मस्ती यूं ही चलती रहे। चंबा से विशाल आनंद, बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे। अब देखिए, बर्फबारी सिर्फ पर्यटकों के लिए सुनहरा मौका नहीं है, बल्कि बर्फ से पटे पहाड़ खेल प्रेमियों की भी पसंद बन गए हैं। तभी तो कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच विंटर गेम्स का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। लद्दाख से उत्तराखंड तक ऐसी ही तस्वीरें हैं। तो खूबसूरत मुकाबला यहाँ चलता हुआ दोनों महिलाओं के। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। दूर दूर तक बिछी बर्फ पर हॉकी खेलते खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। ये खूबसूरत तस्वीरें लद्दाख के द्रास की हैं, जहां खिलाड़ी अपने हाथों में हॉकी स्टिक थामे और पैरों में स्केट्स पहनकर रोमांचक मुकाबले में उतरे हैं। द्रास विंटर कार्निवाल के तहत आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
वहां आइस हॉकी के अलावा तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम को सम्मानित किया गया। अब इस आयोजन की वहां खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसने द्रास की युवा प्रतिभा को मंच प्रदान किया है। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि आइस हॉकी के रिलेटेड और बहुत सारे गेम्स के रिलेटेड। यहाँ पे तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे द्रास में आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो बच्चों का टैलेंट है वो, ताकि दुनिया को पता चला कि हमारे द्रास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है। द्रास विंटर कार्निवाल में खेलों के अलावा वहां की संस्कृति से भी लोगों को रूबरू होने का मौका मिला। इसी तरह लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ। वहां भारतीय सेना और हिमवीर के नाम से मशहूर आईटीबीपी के जवानों के बीच आइस हॉकी का फाइनल मुकाबला खेला गया। बर्फबारी से लदी घाटी में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के औली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां हुई भारी बर्फबारी से विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि इस समय वहां 2 से 3 फीट तक बर्फ दिखाई दे रही है। चटक धूप के बीच औली की तस्वीर इस कदर दिख रही है मानो कुदरत ने औली को एक बार फिर से सजा दिया हो। इस भारी बर्फबारी के बाद वहां बड़ी संख्या में सैलानी स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बेटियों के पैदा होने को लेकर समाज में अलग नजरिया रखा जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ऐसा गांव है जहां के लोग बच्चियों के पैदा होने पर जश्न मनाते हैं। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे बेटों को लेकर उत्सव मनाया जाता है, इस बार भी वहां बेटियों के जन्म पर बड़ा आयोजन हुआ। संदेश ये कि बेटा हो या फिर बेटी, अंतर ठीक नहीं। बर्फबारी के बीच ये खूबसूरत डांस, एक साथ झूमते गांव के लोग, यहां न तो कोई शादी हो रही है, न ही किसी की एनिवर्सरी है, लेकिन फिर भी इस खुशी की वजह कुछ खास है। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, जहां के प्यूकर गांव के ये बाशिंदे लैंगिक समानता और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जागरूकता अभियान की मिसाल कायम कर रहे हैं। दरअसल ये मौका है पिछले 1 साल में गांव में पैदा हुई बेटियों के जन्मोत्सव का। इसके लिए ये लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए गोची उत्सव मनाते हैं। गाहर घाटी के दूसरे गांवों में भी गोची उत्सव मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन उन गांवों में बेटे के जन्म होने पर यह उत्सव मनाया जाता है, जबकि प्यूकर ही एक ऐसा इकलौता गांव है जहां बेटियों के जन्म पर भी गोची उत्सव मनाया जाता है। इस बार ये उत्सव गांव में 2 बेटियों के जन्म पर मनाया गया। इस खास मौके पर ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवी देवताओं के सामने सत्तू के आटे का शिवलिंग बनाया और विशेष पूजा की, जबकि शाम को तीर कमान का खेल खेला गया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन जब से मोबाइल का जमाना आया है, तब से इसका सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया में प्रचार होने लगा। तकनीक के जरिए ऐसी पहल वाकई काबिले तारीफ है। मनमिंदर अरोड़ा, लाहौल स्पीति, गुड न्यूज टुडे।
महिलाओं को मजबूत करने के इरादे से बहुत तरह की पहल की जा रही है। ऐसे में एक सशक्त और अनूठी ट्रेनिंग दी जा रही है उधमपुर में। जी हाँ, देखिए इस ट्रेनिंग के तहत एक पंथ दो काज वाला मकसद पूरा हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। ये तस्वीरें महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। अपने दम पर ये महिलाएं कुछ बेहतर करने की राह पर आगे बढ़ रही हैं, ताकि इसके जरिए रोजगार के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में योगदान दिया जा सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नाबार्ड और कृष्ण ज्योति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से महिला उत्थान का काम किया जा रहा है। इसके जरिए महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के साथ ही इलाके को प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इन्हें जूट के बैग बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ महिलाएं और लड़कियां इसी तरह पहुँचती हैं, फिर ट्रेनर की देखरेख में बैग बनाने में जुट जाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी सीख लूं कि आगे जाके थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, कि थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए जिससे कि मैं अपनी फीस वगैरह जमा करवा सकूं। और साथ में कि यहाँ पे ये हम लोग जो जूट का काम कर रहे हैं, खुला तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले हम ऐसे घर में बैठे रहते थे फ्री, अभी हम काम कर रहे हैं। इधर तो हम 100 लेडीज हैं, मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीथीन से वो बंद हो रहे हैं, उससे प्रदूषण फैल रहा है। हम ये जूट बैग बना रहे हैं। अभी इस सेंटर में करीब 100 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, जो जूट के बैग बनाने का हुनर पूरी तन्मयता के साथ सीख रही हैं। आगे इनका इरादा इसी से जुड़ा अपना काम शुरू करने का है। हुनर इनका हमने सिखाया नहीं। अभी हमने सोचा कि इस गांव में प्लास्टिक फ्री होने के फ्री कर जूट बैग बनाना सिखाकर इनको रोजगार भी हो जाए और प्लास्टिक से इस गांव को मुक्त करने के लिए हम कोशिश कर रही हैं। साफ है कि इस ट्रेनिंग का मकसद न सिर्फ महिलाओं की जिंदगी संवारने का है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी कहानी जो नवी मुंबई से जुड़ी है। दरअसल यहां के अपोलो अस्पताल में एक 20 साल के ब्रेन डेड लड़के का 31 साल के युवक को एक नई जिंदगी देने का मामला सुर्खियों में आया है। दरअसल पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे मरीज गौतम गुलाब जाधव को काफी समय से दिल की खास बीमारी थी, जिसका इलाज अपोलो अस्पताल में ही किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में गौतम को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई, उनकी स्थिति नाजुक हो रही थी। ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांट के तहत मृत लड़के का गौतम को हार्ट लगाया गया, जिसके बाद गौतम जाधव की सेहत में 100% सुधार का दावा डॉक्टर्स ने किया है। बीस साल के ब्रेन डेड बच्चे का जो हार्ट है, एक 31 वर्षीय महाराष्ट्र के बुल्धाना के पेशेंट जिसको ब्रेथलेसनेस का इतिहास और हिस्ट्री रहा है, उसकी जान के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट के द्वारा कैसे उनकी जान बच गई और आज उनकी तबीयत में 100% सुधार है। गौतम हमारे साथ ऑलमोस्ट 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में था। तो उसका ऑलमोस्ट 5 या 6 बार हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिशंस हो गए एंड फाइनेंशियली चैलेंज होने के बावजूद भी वी यूज्ड टू ट्रीट हिम एंड ही हैड ऑलमोस्ट ट्वाइस कार्डियक अरेस्ट। 2 बार उनका हार्ट बंद पड़ा था, हम लोगों ने चालू किया और पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि इसको कुछ हार्ट मिलेगा, ऐसा हार्ट कि जो रिप्लेस करने के बाद ही विल बी ऑल राइट। बेसिकली इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है एंड इस पेशेंट्स को हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई चारा होता नहीं है। तो ऑलमोस्ट 5-6 एडमिशंस, 2 बार हार्ट अरेस्ट, उसके बाद इनको 20 साल का हार्ट मिला, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और ही इज नो एब्सोल्युटली ऑल राइट। सिविल सर्विस में जाने का, पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने का जो मेरा मतलब हेतु था, वो जो सोशल सर्विस करने का था। एक्चुअली जो स्लम एरियाज में क्राइम्स बढ़ते हैं, जो फुटपाथ पर जो बच्चे लोग ऐसे जिंदगी गुजार के पूरा उनका जीवन खराब हो जाता है, तो उनकी तरफ देख के मुझे एक ऐसा लगता था कि ये बदलना चाहूंगा मैं। तो उसकी तैयारी करता था मैं, तो 1-2 मार्क्स से मैं फेल होते जा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो फिजिकल रनिंग्स वगैरह चाहिए सब, तो उसमें मैं इस आजार की वजह से कर नहीं पाया था।
तो उसके जो मैंने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो उसमें जो मेंटल टफनेस जो मुझे मिला था वो सर्जरी के दौरान मुझे काम आया। ऐसे केसेस को अच्छे से डील करने में और 100% सक्सेस लाने में कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक। और गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गौतम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप जल्द से जल्द बेहतर और महसूस करें, हम यही कामना करेंगे। और साथ ही साथ ये जरा बताइए, क्योंकि हमने अक्सर फिल्मों में ही देखा और जाना है कि भाई 20 साल के युवक का दिल मिला है, तो युवा हो गया है दिल, महसूस कैसा कर रहे हैं आप? और यंग एनर्जेटिक। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इतना यंग हार्ट मुझे मिला है। नहीं तो फिर डोनर रिसीवर को बहुत सारी किसी को 5 साल भी इंतजार करना पड़ता है हार्ट के लिए। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ खुद को कि मुझे ओनली विद इन 6 मंथ में 20 इयर्स ओल्ड का हार्ट मिल गया। तो मैं जो मेरे डोनर है उनकी जो फैमिली है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। गौतम, आपको खुद को क्या फील होता है, कितना बदलाव पहले में और अब में आया है आपकी दिनचर्या में, अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी में, खुद कैसा महसूस करते हैं आप? अभी मैं 2 साल से इस बीमारी से त्रस्त था। तो शुरू में बीमारी मेरी इतनी नहीं थी, लेकिन ये जो डिजीज है मेरा, DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो वो समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो जब मुझे 2 साल पहले चेस्ट पेन हुआ था, तो इस बीमारी ने सर ऊपर निकाला था और वहां से शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैं रिवर्स में जा रहा था, तो मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही थी। गौतम, मुझे ये बताइए कि जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो उसके बाद में फिर मेरी भी शिकायत बढ़ती जा रही थी, तो फिर मुझे ट्रांसप्लांट के लिए सोच समझकर फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अभी सर्जरी होने के बाद में मैं बेटर फील कर रहा हूँ। पहले मुझे थकान लगती थी, घूम फिर नहीं सकता था, खाना खाते वक्त भी मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो अभी सर्जरी के बाद में मैं ठीक से 3-4 टाइम खाना खा पाता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ। जी गौतम, मुझे ये बताइए कि जब ये सर्जरी का प्लान हुआ होगा ना, जैसे आपने बताया कि डोनर मिलने में बहुत साल लग जाते हैं, कई लोगों को तो मिलता ही नहीं है, उम्र भर इंतजार करना पड़ता है। आपके डॉक्टर्स के साथ सेशंस हुए होंगे जिसमें उन्होंने आपको बताया होगा कि ये हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पोस्ट ऑपरेशन। तो अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ फील कर रहे हैं, आप क्या कुछ फॉलो कर रहे हैं? डॉक्टर्स ने आपको क्या कुछ सलाह दी है कि यही चीजें आपको फॉलो करनी है डेली? हाँ, तो सर्जरी के पहले से लेके सर्जरी के बाद भी डॉक्टर और उनकी टीम और पूरा हॉस्पिटल मुझे पूरी तरह से सहयोग करते, पूरी तरह से मेरा ख्याल रखते, इंस्ट्रक्शन देते समय समय पर, और जरूरत पड़ने पर मुझे सहायता करते हैं। तो सर्जरी के बाद में जो मेन फैक्टर रहता है वो इन्फेक्शन का रहता है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद में अपनी जो बॉडी है तो वीक हो जाती हो, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है अपनी। तो उसके लिए इन्फेक्शन से बचने के लिए ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ती है आफ्टर सर्जरी। विद इन 3 से लेके 6 मंथ तक ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में फिर हमारी बॉडी, हमारी लाइफ पूरी नॉर्मली हो जाती है। जी गौतम, बहुत खुशकिस्मत है आप, और 20 साल के युवक का आपको हार्ट मिला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बप्पा की कृपा भी आप पर बनी रहे। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। भारतीय वायुसेना इन दिनों ऐसे युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटी है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। इस वायु शक्ति युद्धाभ्यास में भारत के सबसे ताकतवर हवाई योद्धा हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स इस युद्धाभ्यास में अपनी ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। ये एक्सरसाइज 17 फरवरी से शुरू होगी। जैसलमेर का आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान।
जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए। 17 फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 टन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये युद्धाभ्यास वायुसेना के लिए बेहद अहम है। इससे पहले साल 2019 में वायु शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया था। अब 5 साल बाद एक बार फिर आसमान के प्रहरी पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में वायुसेना दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का अभ्यास भी करेगी। जोधपुर एयरबेस पर इन दिनों इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। Air Force Station Jodhpur is one of the biggest air bases of the Indian Air Force and is one of the primary air base for launching a plethora of aircraft towards exercise Vayu Shakti 24. The aircraft which are likely to operate from here are the versatile Su-30 MKI and our newest induction, the Rafale aircraft. A number of weapons will be fired by these aircraft. Some of the weapons which will be fired by Rafale constitute of air-to-air missiles, and Su-30 MKI will be carrying out carpet bombing, where they will be using a number of 1,000-pounders. The aim of this exercise is to revalidate our concept of operations, and the exercise will get as real as it can be. यह अभ्यास कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इस साल इस एक्सरसाइज में वायुसेना के 121 विमान हिस्सा ले रहे हैं। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर, हॉक, C-130J हरक्यूलिस और तेजस जैसे ताकतवर विमान, चिनूक, अपाचे और Mi-17 प्रचंड और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर और आकाश और समर जैसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अपना दम दिखाएंगी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान एयरफोर्स के विमान कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के छिपे हुए टारगेट को ध्वस्त करने का। चलिए अब आपको बताते हैं 10 साल के स्कूबा डाइवर के बारे में जिसकी जिद है समुद्र को साफ करना। चेन्नई की रहने वाली थारागई आराधना हर दिन अपने पिता के साथ समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए जाती हैं और कचरा निकालती हैं। लेकिन ये थारागई का सिर्फ शौक नहीं बल्कि जुनून है। जिद है, जुनून है इस 10 साल की बच्ची में पर्यावरण को शुद्ध करने का, समंदर को साफ रखने का। तभी तो 5 साल की उम्र में इसने समंदर को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया जो आज तक जारी है। थारागाई आराधना स्कूबा डाइवर है और सुबह 6 बजे से समंदर की सफाई का काम शुरू कर देती हैं। इस काम में उसे अपने पिता का पूरा साथ मिलता है, या यूं कहें कि उसे ये प्रेरणा अपने पिता की वजह से ही मिली है और दोनों समंदर की गहराइयों से रोज प्लास्टिक कचरा निकालते हैं। I am a scuba diver as well. I am collecting plastic waste from the bottom of the ocean. Because of my father, I got interest in cleaning the ocean. Ocean cleaning is very important to our environment. थारागाई और उसके पिता सुबह सुबह बोट से समंदर में काफी दूर तक जाते हैं। वो रास्ते में मिलने वाले प्लास्टिक के कचरे को भी निकालते हैं। उसके बाद उनका असली मिशन शुरू होता है। थारागाई सिर्फ समंदर की सफाई ही नहीं करती, लोगों में पर्यावरण और समंदर को साफ रखने के लिए जागरूकता भी फैलाती है ताकि समंदर में रहने वाली मछलियां और जीव जंतुओं को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। Cleaning ocean is necessary and it will save life of fishes and other marine life. केंद्र और तमिलनाडु सरकार ने समंदर को स्वच्छ रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई निजी संस्थाएं भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं, लेकिन थारागाई आराधना की कोशिश को हर कोई सलाम कर रहा है। Avoid throwing plastics to save our environment and earth.
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं कि खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती है, दोस्ती कभी इत्तेफाक से नहीं होती। इसके लिए भी कुछ ना कुछ माहौल बन ही जाता है। तभी तो हम और आप चाय पर चर्चा के जरिए किसी खास मकसद के साथ साथ चल रहे हैं और आगे भी ये कारवां चलता रहेगा। कितनी अच्छी बातें करती हैं लड़कियां। दरअसल देखिए, मकसद ये है कि अच्छी और पॉजिटिव खबरों को आप तक हर हाल में पहुंचाया जाए, जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पॉजिटिव रहे। भाई पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव काम भी होगा और उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। क्या बात है। तो इसी पॉजिटिव सोच और पॉजिटिविटी के साथ कल पॉजिटिव वाली चाय पॉजिटिव पकौड़ों के साथ खाएंगे। आइएगा 5 बजे चाय पर चर्चा में।